कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जगह जगहों पर जो दंगे भड़काए गए, जिस तरह से लोगों को मारा गया, जिस तरह से लोगों को पब्स में पीटा गया जाकर के, जिस तरह से ईदगाह की मैदान की जमीन जो बैंगलोर की है वो किस तरह से जो वक्फ बोर्ड के कब्जे से निकाली गई, वक्फ बोर्ड की जगह जगह पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरीके से हड़पा जा रहा है, किस तरह से उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका क्या दिखाने का चेहरा है और क्या इनका कार्रवाई करने का तरीका। कोई मौलाना साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इनके जो शब्द हैं डॉक्टर मोहन भागवत के, वो तो राष्ट्रपिता से भी बढ़ करके हैं। वो पता नहीं उनको कहाँ से उनको महात्मा गांधी दिखाई दे गए, उस आरएसएस के अंदर जिसके कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी को गोली मारी। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक कहावत जो है वो हम लोगों ने बचपन से सुनी है, क्योंकि एक गाना आया था, कल तलक जो इश्क हमसे करते न थे, आज उनको इश्क हमसे हो गया है। बात हम मोहन भागवत की करेंगे कि अचानक से मस्जिद पहुंच जाते हैं, मजार पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं, जिसकी तस्वीरें आज नेशनल टेलीविजन पर छाई हुई हैं, जो कि नेशनल टेलीविजन ये भी बता रहा है कि साहब एकता की मिसाल जो है मोहन भागवत जी ने पेश कर दी है, पर कभी कोई देश का मुस्लिम बुद्धिजीवी ऐसी तस्वीर दिखाता हुआ क्यों नहीं नजर आता। इसके क्या मायने हैं और इसे कैसे समझा जा सकता है, इन तस्वीरों पर, इन पहलुओं पर बात करना जरूरी है। और इसी पहलू पर हमसे बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, किस तरीके से देखते हैं जो अचानक आज सुबह आंख खुलती है मोहन भागवत की तो मस्जिद का रुख करते हैं और मजार पर फूल चढ़ाते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को? नदीम, ये कोई नया नहीं है, इस तरह की चोचलेबाजी आरएसएस के लोग पहले भी करते रहे हैं। और ये आप सही माने में अगर समझें तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये आज जो एकदम से मजार पे पहुंचना और वहां पे फूल चढ़ाना, ये जो नाटक है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है कि 2 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, 1-2 महीने के अरसे में, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद अगले साल कुछ 4-5 राज्यों के और होने वाले हैं, और उसके बाद आपको 2024 में लोकसभा का इलेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये वक्त अब कम रह गया है, 1 साल और कुछ 1 महीने। तो ये अपनी जो आरएसएस की या जो भारतीय जनता पार्टी की जो नौटंकी है, ये नए सिरे से शुरू हो गई कि कैसे अपने मुसलमान भाइयों को अपने फोल्ड में वापस लाया जाए, और जो कुछ अत्याचार उन्होंने पिछले 8 सालों में किए हैं वो कैसे भूल जाएं। चाहे वो राम मंदिर की मस्जिद की जमीन का मसला हो, चाहे वो अजान और लाउड स्पीकर की कहानी हो, चाहे वो बुलडोजर पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई हो, चाहे वो मदरसों का डिमोलिशन हो। मैं नहीं समझता कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने ऊपर लगे हुए इन घावों को सिर्फ एक मोहन भागवत की विजिट से भूल जाएंगे। और एक तो कोई मौलाना साहब का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इनके जो शब्द हैं डॉक्टर मोहन भागवत के, वो तो राष्ट्रपिता से भी बढ़ करके हैं। वो पता नहीं उनको कहाँ से उनको महात्मा गांधी दिखाई दे गए, उस आरएसएस के अंदर जिसके कार्यकर्ता ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी और उनकी हत्या की थी। और ये मतलब ये किस तरह से ये इस सारे चीजों को भूल करके आज उन्हें उनके मोहन भागवत के शब्द महात्मा गांधी से भी बड़े लग रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं कुछ एक साजिश जैसी चीज है
जो 25 करोड़ का देश में एक वोट बैंक माइनॉरिटीज का है, उसको किस तरह से भुनाया जाए, उसको किस तरह से वापस अपने फोल्ड में लाया जाए, ये इसके लिए ये कवायद आज की गई है। इसका कोई मतलब ना निकले, और इसका अगर मैं समझता हूं कि अगर उनकी नीयत इतनी ही साफ है मोहन भागवत की, तो जो इतने सारे मसाइल मुल्क के सामने खड़े हुए हैं, उन पर वो अपनी कार्रवाई करते। जैसा आप देख चुके हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जगह जगह पर जो दंगे भड़काए गए, जिस तरह से लोगों को मारा गया, जिस तरह से लोगों को पब्स में पीटा गया जाकर के, जिस तरह से ईदगाह की मैदान की जमीन जो बैंगलोर की है वो किस तरह से जो वक्फ बोर्ड के कब्जे से निकाली गई, वक्फ बोर्ड की जगह जगह पर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरीके से हड़पा जा रहा है, किस तरह से उन पर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये इनका क्या दिखाने का चेहरा है और क्या इनका कार्रवाई करने का तरीका है। जी सर, एक पहलू ये भी निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था तब भी ऐसी मुलाकातें जो हैं मुस्लिम बुद्धिजीवियों से शुरू हो गई थी और उन्हीं उलेमाओं से, उन्हीं मौलानाओं से मिला जा रहा था जो आरएसएस के कुछ ज्यादा करीबी हैं। क्या ये अंदेशा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी कुछ ऐसा फैसला आने वाला है जिससे पहले से ही मुसलमानों से अपील करवाई जाएगी, बुद्धिजीवियों से, कि आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, फैसला कुछ भी आए उसे मानना चाहिए? आप किस तरीके से देख और समझ पा रहे हैं? फिर क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के ये मुलाकात है? सही फरमा रहे हैं आप, तो कि जिस तरह के फैसले ज्ञानवापी मस्जिद में अब तक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहां पर दिया है, वो एक नई बहस छेड़ रहा है, एक नई बहस की शुरुआत कर रहा है, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से राम मंदिर के मसले पर की गई थी, तो ये शुरुआत उसी तरह से की जा रही है। यहाँ पर भी किस तरीके से उस मस्जिद पे कब्जा किया जाए, उस मस्जिद के अंदर अभी डिमांड की जा रही है कि जो श्रृंगार गौरी की जो पूजन है वो करने की जो परमिशन कोई साल में एक बार थी, वो अब लगातार कर पाए उस पूजा को, इस तरह के मांग रखी जा रही है। इस तरह की चीजों पे फैसला आने वाला है। हालांकि वो सबसे लोअर कोर्ट है, उसके फैसले की कोई बड़ी कीमत नहीं है, क्योंकि आखिर में तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा इस तरह के मामलों पे। और जैसा कि 1991 का आदेश है, जिसमें धर्म स्थानों को किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न की जाए के आदेश दिए जा चुके हैं, उसमें ये कितना खरा उतरेगा ये समय बताएगा। हो सकता है आपका कयास सही हो कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उस मामले में कोई फैसला आने पर किस तरह से अपीज किया जाए मुस्लिम कम्युनिटी को, किस तरह से उनको पहले से, आपको शायद मालूम है कि आरएसएस के पास भी एक मुस्लिम्स की विंग है पूरी बनी हुई, उनका एक वो ग्रुप है, या उसे कुछ मुस्लिम संघ करके ऐसा कुछ नाम दिया जाता है। तो पता नहीं वो संघ क्या काम करता है, वो संघ किस तरह से जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है मैं नहीं जानता, मगर एक उन्होंने संघ बना रखा है। उसका एक जो चेहरे पे नकाब लगाने की बात कहते हैं कि वो भी अपने आप को सेकुलर बताने के लिए देश को, वो भी एक उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के रखा हुआ है कि हम सबको साथ में लेके चलने वाले हैं, क्योंकि सबके साथ के बिना जो विकास और ये सत्यानाश हो रहा है वो हो नहीं सकता। तो हम उनको भी साथ में लेके चलते हैं। तो इस तरह के कुछ मौलाना, उलेमाओं और कुछ जो फाजिल लोग हैं, आलिम फाजिल लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनको साध के रखा जाता है, क्योंकि जिससे उनसे अपीलें करवाई जा सके, जिससे उनको टीवी चैनलों के ऊपर उनसे बयान दिलवाए जा सके कि नहीं, हमें शांति बनाए रखनी है, हमें कानून व्यवस्था पे विश्वास रखना है, हमें कोर्ट पर विश्वास रखना है। वो इस तरह के बयान अब आने शुरू हो जाएंगे। तो ये उसी तरफ एक पहल की गई कि आज वो एक मस्जिद में विजिट करके वहां पे फूल चढ़ा के, फोटो खिंचवा के, अखबार में छपवा के एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम भी आपके जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए हम भी उतने ही सजग हैं जितने आप हैं।
मगर जो सच्चाई है वो देश देख चुका है पिछले 8 सालों में, और जो कुछ हुआ है उसको सब आज देशवासियों के सामने है। जी सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी आता है, क्योंकि आप तमाम डिबेटों का हिस्सा बने रहते हैं, कुछ ऐसे चेहरे जो हैं मौलाना बना करके या हाफिज बना करके, इमाम बना करके बैठा दिए जाते हैं, जो सिर्फ इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम विवाद को ज्यादा बढ़ावा मिले। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इसी कड़ी का हिस्सा जो है इमाम इलियासी, जिन्हें आज मोहन भागवत राष्ट्रपिता नजर आ रहे हैं, वो भी ऐसी डिबेट का हिस्सा हुआ करते थे। आज मोहन भागवत खुद उनसे मिलने उनके द्वार पहुंच गए। तो कैसे देखा और समझा जा सकता है जो टीवी चैनल पर बैठ करके जो फर्जी मौलाना अपने आप को मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम स्कॉलर बना करके बैठाते हैं? शोएब इलियासी का बड़ा लंबा इतिहास है भारत की पत्रकारिता में। एक वक्त में वो एक काफी मशहूर यहाँ के एंकर थे, एक बड़ा टीवी चैनल भी उन्होंने एंकरिंग की उन्होंने काफी वक्त तक। तो ये जो कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है, आप समझिए कि भाजपा के पास भी कुछ एक चुनिंदा चेहरे जो हैं वो रखे जाते हैं। जैसे ये नकवी साहब हैं, आजकल तो हर जगह से वो निकाल दिए गए हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन भी नहीं मिला। एक शाहनवाज खान है, वो भी मंत्री हुआ करते थे, रात तक मंत्री थे, सुबह शाहनवाज हुसैन, वो सुबह वो बिना किसी मंत्री के वो भी अलग हो गए, उनको कोई काम नहीं दिया गया। और इसके अलावा एक चैनलों पे आने वालों में शहजाद पूनावाला, निगहत अब्बास, कुछ एक शाजिया इल्मी, कुछ एक तरह के लोग उन्होंने रखे हुए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी, जो सिर्फ ये वो उनके पोस्टर बॉयज हैं, पोस्टर बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जो ये दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि ऐसा नहीं है, पूरा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी हम साथ लेकर के चलते हैं। और वो लोग कभी भी ये जो कार्रवाई होती है इस तरीके की जो कर्नाटक में और तमाम राज्यों में हो रही हैं, उनका वो कोई विरोध नहीं करते, उन पर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, पर वो सिर्फ भाजपा और संघ का एक चेहरा बन के आते हैं टीवी चैनलों पे। मुझे भी बहुत बार मिलते हैं, पर मैं उनसे पहला सवाल यही पूछता हूं कि आप बताइए कि आपने क्या किया है। आपने जो ये तथाकथित धर्मगुरु और मौलाना और जो लोग आते हैं, उनमें से कुछ एक लोग अच्छी बैलेंस बातें भी करते हैं, जैसे एक मुंबई के अतीकुर रहमान साहब हैं, वो स्कॉलर हैं, अच्छी बात, अच्छे न्यूट्रल अनबायस्ड भी लोग हैं एक दो, मगर बाकी ज्यादातर जो हैं वो प्रॉम्प्टेड लोग हैं, जो आकर के वहां पे भाजपा का ही पक्ष रखने के लिए आते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल इसी के साथ मैं लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि एक सवाल ये भी लोग लगातार पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा का मामला हुआ और इंटरनेशनल प्रेशर बना, क्या ये उस कड़ी का हिस्सा है कि आज मोहन भागवत जो कभी मस्जिद नहीं जाते थे, कभी मजार पर नहीं जाते थे, वो अचानक मस्जिद और मजार पर जाने लगे हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर ये बताया जा सके जो आरएसएस के लिए गलत बयानबाजी की जाती है कि मुस्लिमों का विरोध करती है, मोहन भागवत खुद अध्यक्ष होकर के मस्जिद और मजार जा रहे हैं? आरएसएस आज से ये काम नहीं कर रही है, आरएसएस बहुत पहले से करती है। आरएसएस के कुछ एक संघ के विचारक, प्रचारक जिनको कहा जाता है, उन्हें तमाम ओआईसी जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्रीज हैं उनके दौरे करवाए जाते हैं, उनसे वहां पर बड़े धार्मिक गुरुओं से मुलाकातें करवाई जाती हैं, ये बताने के लिए कि जो भारत का जो राइट विंग है या जो ये ग्रुप है वो मतलब कहना चाहिए वो सबको साथ लेकर के चलता है, और हम किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं हैं। ये इमेज देने के लिए ये लोग बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं और वहां पर भी बातें करते हैं जाके। पर जैसा विरोध नूपुर शर्मा के केस में इस्लामिक कंट्रीज में देखने को मिला, सरकार के 2 दिन में हाथ पांव फूल गए, और किस तरह से उन्होंने जो सिर्फ एक मामूली से बायकॉट की कॉल दी इंडियन प्रोडक्ट्स की, तो सरकार ने रातों रात नूपुर शर्मा को न सिर्फ पार्टी से सस्पेंड किया और उसके साथ बिल्कुल अपना एक तरीके का रिश्ता जो है वो तोड़ लिया। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया वो अलग बात है, मगर सरकार की तरफ से बाकायदा उसकी निंदा की गई कि ये बयान गलत था। न सिर्फ उनका, उनके साथ एक और मिस्टर नवीन करके थे, उनके भी बयान की पूरी भर्त्सना की गई। तो ये एक उसी डायरेक्शन में
एक प्रयत्न है, एक कोशिश है कि जो 25 करोड़ की आबादी है उसको कैसे अपने फोल्ड में रखा जाए ताकि वक्त आने पे वो भी इनका साथ दे सके। बाकी कहना तो ये है कि सरकार, भारत की सरकार जो भाजपा है, वो सिर्फ 80% हिंदुओं वोट पर ही अपना विश्वास रखती है और उस 80 करोड़ में से काफी एक तबका ऐसा है जो पूरा अंधभक्तों का और जिसे कहना चाहिए जिनका दिमाग बिल्कुल खाली है और वो सिर्फ मोदी मोदी के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है, उस वो तबका हमेशा से वोट देता आया है और वो कभी हटता नहीं है। और वही वजह है कि जिस तरह से ये 4 राज्यों में अभी अभी चुनाव जो हुए थे उनमें जिस तरह यूपी में वोट पड़े, जिस तरह और जगहों पर वोट पड़े, वो देख करके वो लोग हमेशा से वोट देते ही आए हैं। तो ये एक मुसलमानों को साधने की कोशिश है। दूसरा एक और उसकी वजह यह है कि अभी अभी बिहार में नीतीश कुमार जी ने भाजपा को किनारा कर दिया और वो अब राष्ट्रीय स्तर पे एक विरोधी दलों का एक पूरा संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट थे बिहार में उन्होंने प्रोटेक्ट किए हमेशा, और ये बात भाजपा और आरएसएस को गले के नीचे नहीं उतर रही। तो ये अब कोशिश ये है कि ऐसा एक विरोध जब सामने आ रहा है तो इन लोगों को भी साध के चला जाए, इनके साथ भी इनके मज़ारों पे और जो जगहों पर जाकर के विजिट की जाए जिससे इन्हें भी अपने फोल्ड में रखा जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।